हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग का एसएससी जेई का गाइडेंस सीरीज चल रहा है। एंड एसएससी जेई के गाइडेंस सीरीज में ये आपका सेकंड वीडियो हो जाएगा। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग एसएससी जेई 2022-23 में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। और मैं तीनों ब्रांच का बात करूंगा। अगर आप मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल या सिविल से, तो आपका क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न, क्या रहने वाला आपका सिलेबस। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इसके अलावा और कुछ चीज़ों के पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आपका एज आपका कितना मांगता है, एज क्राइटेरिया, एज में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है वो कितना मिलता है। देन हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंट कितना होता है, एसएससी का कितना डिपार्टमेंट होता है जहां पे आपको जॉब मिलता है एज ए जूनियर इंजीनियर। एंड किस डिपार्टमेंट के लिए, जैसे आप सिविल से हो तो सिविल के लिए किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है। सिमिलरली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, एज क्राइटेरिया कितना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल वाइज में डिस्कस करेंगे। और सिलेबस के बारे में तो करना ही करना। लाइक जो पहला पेपर होता है प्री में होता है, प्री में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पूछा जाता है। तो नॉन टेक्निकल में कितना क्वेश्चन रहता है, कितना मार्क रहता है, कितना टाइम मिलता है। सिमिलरली मेंस में जो होता है कितना टाइम मिलता है, कितना क्वेश्चन रहता है, कितना मार्क्स का रहता है। और सब्जेक्ट का भी डिस्कस करेंगे। नॉन टेक्निकल से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, टेक्निकल से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था। तो डिटेल वाइज में काफ़ी इन डेप्थ में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। और जैसे मैंने कहा, ये एसएससी जे का गाइडेंस सीरीज है। मैं टोटल बताने वाला हूँ, लाइक वैकेंसी जो आया, क्यों एग्जाम इतना जल्दी हो रहा है, रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट का, सेकंड का कब तक एग्जाम होने वाला। फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्कस करा आप लोग से। अगर आप नहीं देखे हो तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एसएससी जे गाइडेंस सीरीज बाय उत्तम सर। आपको वहाँ से जाके मिल जाएगा, मैं बना दूंगा प्लेलिस्ट। नहीं तो एसएससी जेई लिखा रहेगा, मैं देखूंगा बना के वहाँ पे सारे वीडियोस को वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, सेट कर दूंगा। तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। और अभी और आएगा एसएससी जेई के गाइडेंस सीरीज में क्या क्या मिलने वाला वो मैं बता देता हूँ। लाइक एसएससी सबसे मैंने नोटिफिकेशन आया, आज मैं सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आगे जो वीडियो आएगा इसमें हम लोग पेपर का डिस्कस करेंगे कि भाई सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होता है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स आपके लिए क्या रहने वाला है। 90 डे या फिर 120 डे जो आपको मिला अभी टाइम, उसको कैसे यूटिलाइज कीजिएगा। डे बाय डे का रूटीन क्या होता है, सैलरी आपको एसएससी जेई में कितना मिलता है, प्रमोशन कैसे मिलता है, मेंस का एग्जाम कैसे होता है, मेंस का पेपर को कैसे लिखेगा, रिटन का कैसे एग्जामिनेशन दिया जाता है, क्या स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है, ए टू जेड हर वो चीज़ सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके क्वालिफाई किए। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे पता है, तो आप लोग को सारा एक्सपीरियंस में बताऊंगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। इनकी वन स्टेप में यहाँ पे आपको ए टू जेड मिलने वाला और कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्स तो आ ही रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च कर ही दिया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे 15 से 20 साल का विद एक्सप्लेनेशन। तो ये सभी चीज़ आपको मिलेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, वन बाय वन करके डिस्कस किए जाते हैं ना। सबसे पहले पॉइंट आता है, सर एग्जाम पैटर्न बताइए, पैटर्न क्या रहता है। मैंने नॉन टेक्निकल से कितना क्वेश्चन पूछा, टेक से कितना कितना टाइम, कितना क्वेश्चन, कितना मार्क्स, ये चीज़ ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा डियर, अगर आप यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम पे भी बना दिया हूँ। एसएससी जेई अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 फेज का आपका एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2, या प्री और मेंस, या सीबीटी 1 सीबीटी 2, आप जैसे बोलो, ठीक है। तो सेकंड में तो सीबीटी नहीं कहेंगे, बिकॉज वहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होता है, आपको पता होना चाहिए एसएससी में। तो फर्स्ट को आप सीबीटी बोल सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसको हम लोग या तो बोलेंगे प्री और मेंस, या पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पे पेपर 1 2 लिखा हूँ, तो वो लेके चलते हैं। तो पेपर 1 होता है जिसमें से 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और आपको 200 नंबर भी आपको मिलता है, ठीक है। जिसमें आपको, एंड सेकंड पेपर का बात करेंगे तो 300 मार्क्स का, मतलब पेपर 1 का कहा जाए, सबसे पहले मार्क्स का बात करते हैं तो सबको जोड़ेंगे तो 200 मार्क्स का रहता है, यहाँ पे 200 मार्क, ठीक है, मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स का रहता है। एंड अगर बात करेंगे पेपर 2, जब आप सीबीटी 1 या फिर पेपर 1 को क्वालिफाई कर जाते हो, प्री को क्वालिफाई कर जाते हो, देन आप क्वालिफाई होते हो फॉर पेपर 2। और इसके बीच में 3 मंथ का लगभग गैप रहता है। तो इसके बाद आप देते हो मेंस, जिसमें 300 मार्क्स रहता है। कितना रहता है, 300 मार्क्स रहता है। चलिए ये चीज़ हो गया। इसमें आपका नेगेटिव भी रहता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्या रहता है, दोनों में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सेकंड वाले पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकली टाइप क्वेश्चन रहेगा। आंसर तो लगाना, लेकिन आपको सॉल्यूशन करना है।
ठीक है। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मार्क मिलता है या नहीं मिलता है ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ वो रिटर्न टाइप से एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेगेटिव भी रहेगा, यानी कि आपको अगर हर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो 0.25 विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग रॉन्ग बाय द कैंडिडेट इन बोथ पेपर। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। मतलब गलत अगर करते हो तो मान लो आप 2 क्वेश्चन बनाए, 2 में से 1 को गलत कर दिए तो भाई 1 सही हुआ, 1 गलत हुआ, तो 1 गलत हुआ वो तो कटा, वो तो कट ही गया, लेकिन जो सही किया ना इसमें भी -0.25 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। बात समझे, मतलब 0.75 मात्र बचा, जबकि आप 1 सही भी किए थे फिर भी घट गया। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है। 100% आपको जब करेक्ट आप रहिएगा, अपने आप में पूरा सेटिस्फाइड रहेगा, तभी जाकर अटेम्प्ट करना। नहीं तो पता चला कि आपने 70 या 100 अटेम्प्ट करके आए हैं और पता चला कि आप 30 तो गलत ही कर दिए, उस चक्कर में पूरा का पूरा 100 अटेम्प्ट किए, 100 सही किए हैं, लेकिन पता चला कि आ रहा आपका 60-70। समझ रहे हो, नेगेटिव नहीं करना है, इजंट इट। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो ये समझ गया। बात करते हैं फर्स्ट पेपर में। अच्छा कितना क्वेश्चन रहता है सर, तो क्वेश्चन डियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 200 क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर का मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से आपका रहता है जो 100 क्वेश्चन ना, मैंने कहा 200 मार्क्स का रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है नॉन टेक से। ये बेसिकली आपका नॉन टेक है, नॉन टेक। तो नॉन टेक्निकल से 100 मार्क्स का रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है। एंड टेक्निकल से जो बात करेंगे तो टेक्निकल से आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 100 क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे सर जनरल इंजीनियरिंग लिखा गया है, तो क्या सर अगर मैं सिविल से हूँ तो मुझे क्या इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से भी क्वेश्चन रहेगा? नहीं डियर, इसका ध्यान रखिएगा, बिकॉज अभी के टाइम पे अधिकतर जो एग्जाम होता है उसमें जनरल इंजीनियरिंग अगर बोल दिया जाए तो तीनों ब्रांच का रहता। मतलब अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का क्वेश्चन तो बनाना ही पड़ेगा आपको। सिविल इलेक्ट्रिकल जैसे DDA JEE हो गया, JSSC वगैरह हो गया, बहुत सारे एग्जाम होता है स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल के आपको RRB के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हो उस ब्रांच से, मतलब अगर आप सिविल से हो तो सिविल से 100, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल से 100, मैकेनिकल तो हम मैकेनिकल से 100। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ से 100, लेकिन अगर मैं एक ब्रांच को लेकर चलूँगा तो 100 एंड 100 मिला के 200 मार्क्स का आ जाता है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दो को। एंड आपको टाइम कितना दिया था, 120 मिनट, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इट मीन्स व्हाट, क्या समझे सर? सर एक क्वेश्चन के लिए मुझे 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर 200 क्वेश्चन है तो आपको 200 मार्क्स 200 मिनट मिलना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा, ओनली फॉर 120 मिनट। यहाँ आपको मिल कितना रहा, मात्र 120 मिनट, 120 मिनट मिल रहा है। 1 मिनट से कम में आपको अटेम्प्ट करना क्वेश्चन, यानी लेवल ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो लो, यानी कि बोल सकते हो लेवल लो टू मीडियम के बीच में रहने वाला है। कुछ एक 8-10 क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा डाला जाता है जो टफ रहता है, तो उसको सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है। अगर लग रहा कॉम्प्लिकेटेड है, वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा न्यूमेरिकल टाइप, तो जानते हो अगर एक लाइन में बना तो ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला। लेकिन थोड़ा सा भी लगा कॉम्प्लिकेटेड तो आपको उसको छोड़ देना है। पहली बारी में आपको अगर 1 घंटा बाद 2 घंटा टाइम मिल रहा तो पहला 1 घंटा में फटाफट देखिए जो 1 बारी में बन जाए कि लगा आता वैसे देखिएगा, ऑटोमेटिक पता चलेगा 200 मार्क्स में 120-30 लग जाएगा, या फिर जितना 70-80 जितना लग रहा है। सेकंड बारी में 1 घंटा यूज करोगे जो आपको पता है बट डिफिकल्ट टाइप से है, लॉन्ग टर्म बनेगा, तब उसको यूज करो। समझ आए, ये नहीं कि भाई मैं इसको बना के ही जाऊंगा, मैं कसम खा जाता हूँ नहीं होता है, मेरे लास्ट से गुजरना पड़ेगा क्वेश्चन कह रहा है जैसे कि नहीं इसको कैसे नहीं बनाएगा, क्योंकि इससे क्या होता है एंजाइटी होने लगेगा। गलत क्वेश्चन बनाओगे आगे अच्छा क्वेश्चन भी आप गलत आपसे गलत हो सकता है, और हमेशा नेगेटिव आपके दिमाग में चल जाएगा। पहला गलत हुआ, दूसरा भी गलत हुआ, तीसरा भी गलत हुआ, तो चौथा लगे यार इतना हो ही नहीं रहा, मेरे से क्या होगा, नहीं होगा, बर्बाद हो गए, नहीं मेरे से एग्जाम निकलेगा, ये चलेगा। इसलिए पहली बार में जो आता है वो बनाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि टाइम वेस्ट कर देता लड़का के, लेकिन आगे 100 क्वेश्चन बाकी रहता है और जब पता चलता मात्र 10-20 मिनट बचा है तो पता चलता है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं बचा है। तो वो भी आपको गलती नहीं करना, इस सब का भी ध्यान रखना। मैं गुरु मंत्र भी आपको बताते चलूंगा जो काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए गाइड मतलब गाइडेंस मतलब ये होता है ना, A to Z में गाइडेंस करूंगा, ठीक है, ये चीज़ होगा। देन मेंस का अगर मैं बात करूंगा तो या तो अगर आप सिविल से हो तो 300 मार्क्स, या फिर इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल से भी 300, मतलब सबका अलग अलग पेपर रहता है। और यहाँ पे आपको रिटन लिखा जाता है। इसमें अगर मैं बात करूँगा न्यूमेरिकल रहता है, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन रहता है, एंड आपका थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है सर? जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी 6, कभी 10, कभी 8, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल का बात करेंगे तो 60% रहता है, एंड थ्योरेटिकल बात करेंगे 70% रहता है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा और इसका स्टेप बाय स्टेप मार्क मिलता है। हैंडराइटिंग वगैरह कितना लिखा जाता है, क्या मैटर करता है हैंडराइटिंग अच्छा रहना, ये सब चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा आपको क्या बाद में पूरा। अभी हम लोग सिलेबस देख रहे हैं, सिलेबस समझो। ये कुछ रहता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी रहता है न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल कम भी रह सकता है, बट ये रेशियो के आसपास लेके चल सकते हो, ठीक है, या फिर 70-30 भी लेके चल सकते हो,
ठीक है, 1 सेकंड, ये 60 मैंने कहा तो ये 40 हो जाएगा ना डियर, 40%, या फिर ये कभी कभी बोल देगा आपको 30%, ये पूछ देगा कभी 70%, तो ये वेरी करता है। बस देखो ये एग्जामिनर सेट करने पे डिपेंड करता है और जो वो चेक करता है ना उस पर डिपेंड करता है, ये बाद में बात करेंगे, ठीक है, मेंस वाली बात। चलिए यहाँ पे सिलेबस समझ गए होंगे कि यहाँ पे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सेमेस्टर टाइप से, बट सीबीटी फर्स्ट जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, बस वो आपको टिक लगाना है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कुछ रह सकता है। चलिए ये तो हो गया पैटर्न। अब डिस्कस करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो अभी तक हम लोग समझे सर, पेपर 1 का अगर डिस्कस करेंगे सर तो हम लोग का रहता है, एक तो पहली बात, अच्छा हाँ ये तो मैंने बताया ही नहीं ना शॉर्ट में, ये जो आपका नॉन टेक है ना, जिसमें आपको सिर्फ 2 सेक्शन रहता है, जनरल अवेयरनेस, और मैं कलर अलग ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ, जनरल अवेयरनेस यानी जीए, एंड रहता है रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, 2 ही सेक्शन रहता है, मैथ नहीं आपसे पूछा जाएगा। अब बात करेंगे सर जनरल अवेयरनेस से क्या क्या रहता है। अब ये टॉपिक थोड़ा वास्ट रहता है, 50 क्वेश्चन लेकिन वास्ट सिलेबस है। क्या क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज योर करंट अफेयर। अब इस करंट अफेयर में डियर एक चीज़ क्लियर कर लो, करंट अफेयर से अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे और एक चीज़ आनो, यहाँ पे जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन रहेगा। जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज में क्या क्या आएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इन चारों से क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा एक आता है स्टैटिक जीके, ये क्या होता है सर, ये कौन सा वाला स्टैटिक जीके डियर, स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, आप लोग तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, स्टैटिक फ्लूइड, डायनामिक फ्लूइड पढ़ते हो कि नहीं, है ना। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ रहता है, जो चेंज नहीं होता, वैसे जीके, जैसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे प्रथम, नहीं सबसे फर्स्ट जो है वो कौन थे जो डिस्कवर किए थे, ये फर्स्ट पीएम कौन थे इंडिया के, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट इसको बनाने वाला, उसको बनाने वाला कौन था पहला, एवरेस्ट में चढ़ने वाला पहले कौन था, सबसे बड़ा नदी, सबसे छोटा नदी, सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे छोटा, ये स्टैटिक इस टाइप से आता है। सबसे फर्स्ट न्यूज़पेपर छापने वाला कंट्री, ऐसा चीज़ें। और स्टैटिक में और क्या क्या आ जाएगा, डिस्कवरी, इन्वेंशन जो किया गया, ये सभी चीज़ आएगा, नोबेल, बुक राइटर, बुक का नेम, ये सभी आ जाएगा। अब ना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन इसको आजकल ना करंट अफेयर में घुसा देता है। मतलब अगर हिस्ट्री से पूछेगा ना तो करंट अफेयर से कनेक्ट करके पूछेगा, पॉलिटी से पूछेगा तो करंट अफेयर से कनेक्ट करके पूछेगा, ज्योग्राफी से कनेक्ट और इकोनॉमिक्स से करंट। अब समझा रहे, एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल आपसे जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछेगा, इकोनॉमी क्या आता, बजट वगैरह आता, बैंकिंग सिस्टम से आता क्वेश्चन, ठीक है, ये सभी से आता। अब देखो कैसे कनेक्ट करेगा। रिसेंटली अगर कोई भी जीडीपी लॉन्च किए कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस बार इंडिया का जीडीपी जो फर्स्ट 3 मंथ का क्वार्टर का कितना बोला गया, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो गया, लेकिन कैसे घुसा दिया, करंट अफेयर में। अगर बात करें हम लोग ज्योग्राफी से, तो मान लो कोई नया यूनियन टेरिटरी बना है, कोई नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, कोई स्टेट को तोड़ के कुछ बना है, बॉर्डर बना है, या फिर कोई नया राज्य बना है, या फिर कोई नया जिला बना है, तो डायरेक्ट बोल देगा कि बताइए ये जो जिला है वो कहाँ पे है, ये कितना नंबर का जिला है, तो ज्योग्राफी का हो गया, लेकिन करंट से। तो याद रखना करंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा, या तो न्यूज़पेपर फॉलो करो या फिर अच्छा खासा बुक आता है, एक 6 महीने का डायरेक्ट बुक आता है, 6 महीने तो मैक्सिमम पूछा जाता है आपसे, वर्स्ट कंडीशन में 1 साल का ही पूछा जाता है। उसको पहले जाइए, स्पीडी का आता है, प्रतियोगिता दर्पण का आता है, और बहुत सारे चीज़ का आता है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो और लेके उसको आप पढ़ सकते हो। अगर आपको चाहिए करंट अफेयर तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग किसी न किसी के थ्रू उसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा करंट अफेयर का सेशन, ठीक है, या फिर किसी यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो एज योर विश जैसा। तो करंट अफेयर ये चीज़ हो गया। सिमिलरली आपको यहाँ पे जो है हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछेगा। हिस्ट्री में क्या, मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, यू नो दैट, इंडस सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ खोज मिल गया कहीं पे राजस्थान में या गुजरात में, या फिर जहाँ जहाँ पे उसका लोथल जगह है वहाँ से कुछ नया एक्सकवेशन हुआ, खोज हुआ, उससे मिला, वो उससे क्वेश्चन बोल देगा ये जो नया चीज़ मिला है बताइए ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिला, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहन जो कुछ भी बोल देगा, उसका कौन खोज करता था, तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपको पूछेगा। समझ आए मेरी बात की नहीं। तो करंट अफेयर ध्यान, बाकी करंट में पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, स्पोर्ट में क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ तो पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं, ठीक है। चाहे कुछ भी चीज़ रही, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेशनल नेशनल सब पूछता है। चलिए, तो सबसे वर्स्ट टॉपिक जो अगर मैं बात करूंगा इसमें तो यही रहने वाला आपका करंट अफेयर। एंड सेकंड में अगर बात करेंगे तो ये सबको ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सभी चीज़। अच्छा, इसमें साइंस भी रहता है, इसको छोड़ना नहीं है डियर। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें कहा ना, ये सब किस में आ जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस में।
और बाकी रीजनिंग का बात करेंगे तो मैं टॉपिक के बारे में डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए आगे बेच पढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला टॉपिक मेरा रीजनिंग था, सेकंड क्या था जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर आ जाता है, साइंस आ जाता है, इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज जिसमें सारे स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी सब आ गया, ठीक है ओके। और टेक्निकल सब्जेक्ट मैकेनिकल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, सिविल रहे, स्ट्रक्चरल रहे, सब आ जाएगा। रीजनिंग का डिस्कस करते हैं, रीजनिंग और आपका मतलब नॉन टेक्निकल का हम लोग जो है पहले देख लेते हैं, नॉन टेक का सिलेबस। नॉन टेक अगर मैं सिलेबस का बात करूंगा तो सबसे पहले रीजनिंग देख सकते हो, जैसे एनालॉग सिमिलरिटी। अच्छा यहाँ पे मैं जो भी बताऊंगा वैसे टॉपिक को मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा, जो मैक्सिमम पूछा जाता है और ईजी रहता है, जिससे नंबर बन ही जाएगा। जैसे सिमिलरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, ईजी रहता है। इसके बाद डिफरेंसेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईजी रहेगा। इसके बाद एक डिस्कस करेंगे, अगर मैं जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैं वैसे टॉपिक पहले बताता हूँ जो ईजी रहता है। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट ईजी रहता है, रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मेरा चाचा का फुआ का बेटा मेरी माँ है, ऐसा कुछ करके पूछेगा, काफ़ी ईजी रहता है। हाँ नंबर सिस्टम अर्थमेटिक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, हाँ वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन ईजी रहता है। एंड फिर आगे आपका क्या अर्थमेटिकल कुछ नहीं इतना। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना, ये कुछ मैंने जो कहा यहाँ पे, ये कुछ चीज़ें लगभग 3 4 5 हो गया, ये काफ़ी ईजी पूछा जाएगा, काफ़ी इजी पूछा आपसे जाएगा। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ जो थोड़ा सा टफ होता है, जिसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अच्छा एनालॉग भी उसी में आ जाएगा, एनालॉग सिमिलरिटी मैंने कह ही दिया ना, ये तीनों आ जाएगा। हाँ अगर मैं बात करूँगा डिफ़िकल्ट, जैसे आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, इसमें ऑब्जर्वेशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब इसमें क्या होता है ना, वो समझे ना, स्टेटमेंट 2 को दिया रहता है, ए सही है, बी सही है, और भी दोनों स्टेटमेंट सही है, समझ रहे हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये जिसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप फंसना तय है। आपको लगेगा आपके हिसाब से बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन भाई क्वेश्चन के लिहाज से क्या बोला जा रहा है, फंसता लड़का। तो आपको कुछ टॉपिक में ध्यान देना है यहाँ पे। इसके अलावा अर्थमेटिकल कंपोनेशन से आ जाता है, एनालिटिकल फंक्शन से आ जाता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का बात करेंगे तो मैंने डिस्कस कर ही दिया था, है ना। करंट अफेयर रहेगा, बाकी देखो यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, ये सभी से पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स से, साइंटिफिक रिसर्च से, साइंस यहाँ नहीं लिखा है बाबू डियर, बट साइंस से क्वेश्चन रहता है, स्टैटिक जीके से भी रहता है, तो ये सभी चीज़ तो है। चलिए टेक्निकल डियर, टेक्निकल का अगर आप फर्स्ट सीबीटी का बात करोगे ना तो एसएससी प्योर कभी भी वो नहीं देती है, कुछ नहीं बताएगी, पूरा का पूरा सब्जेक्ट छाप देती है, हर सब्जेक्ट छाप देता है। कहाँ से पता चलेगा सर पैटर्न किससे कहाँ आता? तो डियर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन, बस यही एक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ से आप पता कर सकते हो। यही अगर ये चीज़ करो, इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीका अपनाना, स्मार्ट। इसको अगर आप कर लोगे तो समझ लो कि आप 50% तैयारी, 50 से लेकर 70% तैयारी कर लिए, क्योंकि 40 से 50% तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा आपको। इसके अलावा अगर RS खुरमियन, RK जैन को लगा लिए, है ना, तो बाकी बचा जो चीज़ है वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब अगर इन दोनों चीज़ को कर लिए तो आपका लगभग 60% कोई नहीं रोक सकता। एंड अगर आप गेट का एंड ESE का 1-लाइनर क्वेश्चन को लगा लिए तो आपका 70% आ गया, 70% क्वेश्चन आ गया। लेकिन लगाना मतलब ये नहीं, रटना नहीं है, समझ के लगाना, मेरे बात समझ लो ना, समझ के लगाना है, ये चीज़ हो गया। पैटर्न समझने के लिए आपको बस पैटर्न के लिए नो RS खुरमी, रो RK जैन, नो गेट, नो ESE का 1-लाइनर, वो तो प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ। आपको अगर पैटर्न समझना कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, जैसे कौन सा, जैसे मान लो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाए 5 साल का, हर एक सब्जेक्ट का लगाए, तो आपको पता चला कि भाई 100 क्वेश्चन थर्मोडाइनमिक्स से पूछा गया है, 200 क्वेश्चन पूछा टॉम से, 50 क्वेश्चन मात्र पूछा गया MD से, RSC से मात्र 20 क्वेश्चन पूछा गया 5 साल में। यानी यहीं से पता चल गया ना सर मैक्सिमम कहाँ से पूछा है, सर 200 क्वेश्चन टॉम से, यानी कि टॉम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आप ये देखो कि भाई टॉम में जितने सब्जेक्ट है, मैं मैकेनिकल को लेके चल रहा हूँ, मैकेनिकल का फील्ड इसलिए बता रहा हूँ, तो टॉम में अलग अलग सब्जेक्ट हो गया, टॉपिक्स हो गया या चैप्टर हो गया, तो भाई किस चैप्टर से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया, तो वो सब चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से भी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, तो वो टॉपिक आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये डियर मेहनत कर लिए ना तो आपके लिए काफ़ी। सिमिलरली आप अगर इलेक्ट्रिकल से हो या सिविल से हो तो आपको यही करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, सॉल्यूशन करो, देखो कि बिल्डिंग मटेरियल से कितना क्वेश्चन पूछा गया है,
कॉस्टिंग एवोल्यूशन से कितना क्वेश्चन, सर्वेइंग से कितना, सोयल मैकेनिक्स से कितना, हाइड्रोलिक से कितना, इरिगेशन से कितना, ट्रांसपोर्टेशन से कितना, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से कितना क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखो मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। और आज के टाइम पे ना अगर मैं बात करूँ मेडी का पेपर आता है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का, वो पूरा सजा के दिया जाता है कि भाई इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछा गया, इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन पूछा गया, आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि कौन सब्जेक्ट कौन है। बाकी मैं तो हूँ, मैं आप लोग के लिए बना दूंगा, सिविल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज क्या, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सही भी आएगा, कमेंट वगैरह कीजिएगा, लगेगा कि आप लोग के लिए यूजफुल है तो मैं बना दूंगा, मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो आपको ध्यान रखना है। सिलेबस देखो यहाँ पे पूरा पूरा रहता है। जैसे इलेक्ट्रिकल, सिमिलरली आपको इलेक्ट्रिकल का लेना है 5 ईयर या 15 साल तक तो सॉल्यूशन करना है। पेपर का पैटर्न पता करने के लिए 5 ईयर देखो, फिर देखो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, फिर सर्किट लो या मैग्नेटिक सर्किट, या ऐसी फंडामेंटल हो गया, मेजरमेंट हो गया, या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, या फिर आप कुछ भी देख लो यहाँ पे फ्रैक्शनल किलोवाट मीटर या सिग्नल फेज। देखो ये तो बेसिकली एक चैप्टर का पार्ट कर दिया गया ना। सिंक्रोनस मशीन हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्टिंग हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सिमिलरली मैकेनिकल का बात करेंगे तो टॉम एमडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना। इसके अलावा बात करेंगे सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये देखो थर्मोडाइनमिक्स का सारा ये टॉपिक्स है थर्मोडाइनमिक्स का, जैसे थर्मल इंजीनियरिंग का, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सबस्टेंस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, आईसी इंजन थर्मल में ही आ जाएगा है ना। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, आईसी इंजन का परफॉर्मेंस, आईसी इंजन का कूलिंग, लुब्रिकेशन, रैंकाइन साइकिल, बॉयलर, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग, एक्सेसरीज, एयर कंप्रेसर, देयर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेंट प्लांट का प्रिंसिपल, स्टीम नोजल, टर्बाइन वगैरह, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूड, स्टैटिक फ्लूड। अब आ गया आपका फ्लूड मैकेनिक्स का पार्ट, फ्लूड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन का पार्ट, फ्लूड काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, ये सभी चीज़ आप देख सकते हो। फिर आ गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल घुस गया यहाँ पे। तो समझ रहे हो ना मेरी बात की नहीं, तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा, उस टॉपिक दिया जाता है, चैप्टर का नाम। अब देखो थ्योरी ऑफ मशीन कर दिया, यहाँ से क्या पता चलेगा आपको, यहाँ पे बोल दिया भाई सर्किट लो या मैग्नेटिक सर्किट, क्या पता चलेगा, या फिर बिल्डिंग मटेरियल क्या पता चलेगा, या बोल दिया सर्वेइंग, नहीं है। तो आपको प्रीवियस ईयर का पैटर्न से ही पता चलेगा। ये मैं बता रहा हूँ स्मार्ट तरीका, नहीं तो भाई 10 साल, बहुत सारा ऐसा ज्ञानी लड़का रहता है 10 साल पढ़ते रहता है, जॉब नहीं निकलता, 10-10 घंटा पढ़ता है। और कुछ स्मार्ट तरीका होता है जो पहले 10-15 दिन इस चीज़ का मेहनत करेगा ना, तो अगले 4 महीना 6 महीना में तैयारी उसका हो जाता है। तो आपको समझना कि आप गधे जैसा पढ़ना चाहते हो या फिर घोड़े जैसा पढ़ना चाहते हो। तो स्मार्ट तरीका अपनाइए, कम पढ़िए और ज़्यादा जॉब को निकालो, ऐसा समझो, इफिशिएंट होना चाहो। तो तरीका ये मैं बता रहा हूँ। और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना, अच्छे लोगों से रहना, अच्छे टीचर से रहना, वो यही बताता है कि क्या छोड़ने से इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ने से इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना, जिस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। बिकॉज मैकेनिकल रहे या सिविल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, अगर आप 50 साल भी पढ़ोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे, इतना चीज़ है। एक टॉपिक पे आदमी पीएचडी करता है, बीटेक करके, एमटेक करके। तो आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, उसके लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब चीज़ आना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी चीज़ पढ़े जा रहे हैं, समझ आया। तो जो मैंने बता दिया ट्रिक समझ गए होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं अब एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में डिपार्टमेंट और क्राइटेरिया सब देखेंगे, और एज लिमिट कितना रहता है ये भी बात करेंगे। अगर मैं बात करूंगा, देखो डिपार्टमेंट कितना रहता है, एक रहता है CWC, काफ़ी फेमस डिपार्टमेंट है ये चीज़। CWC सेकंड फेमस डिपार्टमेंट है, ठीक है। MES थर्ड फेमस डिपार्टमेंट है। फिर आ गया आपका FBP यानी कि फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट, फोर्थ डिपार्टमेंट। इसके बाद BRO फिफ्थ डिपार्टमेंट। इसके बाद सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च सेंटर आ जाता है स्टेशन, यानी कि आपका कितना हो गया, 6th आ गया। 7th पे आ गया नेवल वगैरह, डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस वाला 7th आ गया। 8th नंबर में बात करेंगे NTRO हो जाता है, यानी कि टेक्निकल यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO हो गया। ये चीज़ आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है 8 ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है बट 8 लेके चलो आप मैक्सिमम, जिससे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, किसी में मैकेनिकल का नहीं रहता, बट सिविल का तो सब में अधिकतर देखा जाता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको एज ए जूनियर इंजीनियर पोस्ट मिलने वाला है। नाउ बात करते हैं जैसे सिविल का, तो अगर मैं बात करूँगा 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँगा सेंट्रल वाटर कमीशन में, तो सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल के लिए भी वैकेंसी रहता है और मैकेनिकल के लिए भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, दोनों का। इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी नहीं रहता, तो ये भी ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लेके चलूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन किसके लिए वैकेंसी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकंड ना, एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैकेनिकल, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ सिविल, और यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल, और यहाँ से आपको डिपार्टमेंट पता चल जाएगा कि किसी डिपार्टमेंट क्या रहता है। तो मैकेनिकल का मुझे क्या देखने को मिला, आपका CWC सेंट्रल वाटर कमीशन का। सिमिलरली सिविल का भी है CWC, इलेक्ट्रिकल का नहीं है, डिपार्टमेंट आप समझ लेना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। CPWD
CPWD का बात करेंगे मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसमें सिविल का रहता है, इलेक्ट्रिकल का रहता है, इन दोनों का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल का यहाँ नहीं रहता है। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल का क्या होगा CPWD, एंड सिविल का भी है CPWD। डिपार्टमेंट लिख रहा हूँ, आप लोग को ईजी पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, MES का बात करेंगे। MES का तीनों रहता है, ये सबको पता है। MES का क्या रहता है, तीनों का रहता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों का। तो यहाँ पे MES तीनों जोड़ देते हैं, यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, आर्मी आर्म फोर्स में आ जाता है। यहाँ पे हम मेरे खुद फैमिली से बैकग्राउंड में MES में है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानना तो इसके बारे में बता सकते हैं, हर चीज़ में बता दूंगा क्योंकि है यहाँ पे, ठीक है। और अच्छे वो सारे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट में है। तो MES हो गया। नाउ आगे फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट का बात करेंगे, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का, यानी तीनों का है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फराक्का बैरेज, यानी कि FBP इसका भी है, FBP इसका भी है, एंड FBP इसका भी है। अगर बात करेंगे BRO का, तो सिविल का देख सकते हो और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों का है, यानी कि यहाँ पे भी लिख सकते हो क्या BRO, ठीक है। BRO ही था ना अभी हम लोग डिस्कस करिए, यस BRO यहाँ भी है, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा BRO, और यहाँ भी BRO, एक सेकेंड, BRO ये कॉमन हो गया। चलिए ये भी डिस्कस मैंने कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, यानी कि CWPRS। यहाँ पे सिविल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, एंड मैकेनिकल का भी, यानी कि ये फिर से है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिसर्च स्टेशन लिख देता हूँ, ठीक है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, इसका भी है क्या, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, और यहाँ पे भी कर देता हूँ CWPRS, राइट। ओके आगे बढ़ जाते हैं ना। नेवल, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, सिविल का नहीं है, सिविल का नहीं है डियर, यानी कि मैकेनिकल का तो है किसमें, नेवल में, और इलेक्ट्रिकल का है नेवल में, ठीक है। ओके और क्या रह गया आपका NTRO, तो NTRO सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों का है, यानी NTRO भी यहाँ पे तीनों का देखने में, NTRO, यानी कॉमन में अगर बात करूंगा ना, कॉमन कौन कौन सा है, तो देखो एक तो NTRO, जस्ट मैंने कहा तीनों का कॉमन है ना। अगर मैं बात करूंगा BRO, तो BRO आई थिंक कॉमन था ना सबका, ठीक है। एक तो FBP भी कॉमन है, FBP, ठीक है, फराक्का बैरेज वाला। BRO कॉमन है ना। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, अगर मैं बात करूँ ये चीज़, कुछ चीज़ है, तीन चीज़ जो है वो कॉमन है, तीन चीज़ कॉमन है, FBP फराक्का बैरेज वाला, BRO वाला, NTRO वाला, जो आपको डिपार्टमेंट सब में देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। समझ आए कि नहीं। और एक MES भी है डियर, MES भी है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। MES तीनों को देखने को यहाँ पे मिलता है। तो आप इससे भी जगह पे जो है यहाँ पे जा सकते हो। और एक है CWPRS, मतलब रिसर्च स्टेशन वाला जो है, ये भी तीनों के लिए है। नेवल जो है तीनों के लिए नहीं है। तो ये कुछ हो गया, तो अच्छा खासा ना, 4 यहाँ पे 5 मिल गया, 1 2 3 4 5 ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप जो है जा सकते हो अगर किसी भी ब्रांच से बिलोंग कर रहे हो तो ये डिपार्टमेंट हो गया। एज का बात करते हैं, देखो सिर्फ अगर आपको ना CWC सेंट्रल वाटर कमीशन में जाना है, या फिर आप CPWD में जाना है, तभी आपको 32 साल चाहिए होता है, जो कि सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है, और इलेक्ट्रिकल के लिए CPWD में 32 साल। रेस्ट जितने भी आपके डिपार्टमेंट है सबके लिए अप टू 30 ईयर चाहिए विदाउट रिलैक्सेशन। ये जनरल का बात किया जा रहा है। अगर आप UR से बिलोंग नहीं करते हो, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं कितना रिलैक्सेशन मिलता है उसके बारे में भी। देखो अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल दिया जाएगा, मतलब 32 साल का जो है ना CWC और CPWD, उसमें 5 साल और जोड़ दो तो यह 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तीनों के लिए मैं बात करूँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। अगर आप लोग 30 साल का भरते हो तो 30 में और यहाँ पे 5 साल जोड़ लो, तो यानी 35 साल। तो 35 साल तक मिनिमम तो 35 हो गया, और 37 साल, 37 के लिए 2 सीट और 35 के लिए कुछ सीट, जो ST SC से बिलोंग करते हो। तो ये आपके लिए है बेनिफिट, ठीक है। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो तो आपको हार नहीं मानना है, एज भी काफ़ी टाइम मिल रहा है। अगर OBC से हो तो फिर से जोड़ लेते हैं, सिमिलरली 3 ईयर, 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, 1 सेकंड, 3 ईयर आपको मिल रहा है ना। तो 3 अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो 3 2 5 हो जाता है, 35। एंड अगर 30 के साथ 3 जोड़ देंगे तो 33, तो 33 और 35 आ गया। मतलब कुछ सीट के लिए 33, यानी मैक्सिमम कहा जाए तो OBC से बिलोंग करते हो तो 35 ईयर तक, और SC से बिलोंग करते हो 37 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो SSC JEE का एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप
पर्सनल डिसेबिलिटी अगर आपका कोई है तो 10 साल मिल रहा है, तब तो भाई डियर 32 मतलब 42 साल से लेकर 40 साल तक, इतना तक आप भर सकते हो। अगर आप PWD प्लस OBC हो, मतलब OBC है ऊपर से आपका डिसेबिलिटी है तो 13 साल, और PWD प्लस SC तो वही तरह 3 साल इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, और 10 आपको मिल गया किसके लिए, डिसेबिलिटी के लिए। सिमिलरली SC है तो 5 साल और डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, तो 15 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अगर एस सर्विसमैन हो, बिलोंग करते हो, सर्विसमैन का अगर बिलोंग करते हो, जैसे मिलिट्री वगैरह सर्विसमैन से आते हो, तो आपको 3 साल दिया जाएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ योर मिलिट्री सर्विस। ठीक है, ओके। एंड अगर आप यहाँ पे देखो पर्सनल कुछ और आपका पर्सनल डिसेबिलिटी है इन हॉस्पिटलिटी ड्यूरिंग योर फॉरेनर कंट्री, अगर कहीं जाते हो वहाँ पे कुछ हो जाता है, तब भी यहाँ पे कुछ आपको एज दिया गया है रिलैक्सेशन के तौर पे। चलिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा यहाँ पे हटा देते हैं सब चीज़ को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर क्या चाहिए, वो चीज़ सर एक बार मुझे बता दीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट तो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं डियर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अगर ऑनलाइन में कहो ना, डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, कितना, 3 ईयर का रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, या फिर आप बीटेक होना चाहिए, बीटेक, या फिर BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4th ईयर का, 4 ईयर का रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर। ठीक है, ये नहीं कि एक होता ना रेगुलर करेंगे मतलब क्या था, इग्नू से कर लेता, वैसा नहीं, रेगुलर चाहिए, प्रॉपर रेगुलर आपको चाहिए, एडमिशन करा के वहाँ पे जाना पड़ेगा, ये सभी चीज़। अलग बात है हॉस्टल में रह के जा नहीं रहे हो, अलग चीज़ है, लेकिन रेगुलर मांग रहा है। अच्छा, D2D जा सकते हैं कि नहीं, हाँ जा सकते हैं, अगर D2D है फिर भी यू कैन अप्लाई। ठीक है, ये सभी चीज़ें फिर भी आप देख सकते हो, जैसे CPWD BE बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि सिविल के लिए पोस्ट कर रहा है आपका किस में, जूनियर इंजीनियर में, तो भाई होना चाहिए आपका फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज तो होना ही चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा कर लिया इसका कोई पहचान ही नहीं है, गवर्नमेंट से ऑथराइज ही नहीं है। ठीक है, प्राइवेट भी कर सकते हो, ऑथराइज तो रहता ही रहता ना यूनिवर्सिटी से। इसी तरह देखो BE बीटेक डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल जो भी है, तो बस सिंपल सा लॉजिक है, 3 ईयर डिप्लोमा, कुछ चीज़ के लिए एक्सपीरियंस मांगता है, वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप MES में जाना चाहते हो ना डियर, MES में कहाँ जाना चाहते हो सर, MES में, तो MES के लिए यहाँ पे आपको जो भी मांगा गया 3 ईयर डिप्लोमा या 4 ईयर बीटेक, उसके बाद को 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैकेनिकल में जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल, तो एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड में 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप सिविल में जा रहे हो तो सिविल वर्क्स में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप जा रहे हो किस में, MES में ही जा रहे हो, जैसे आपका 3 ईयर है सिविल में फ्रॉम यूनिवर्सिटी, बिल्डिंग क्वालिटी इंश्योरेंस में भी चाहिए, तो क्वालिटी इंश्योरेंस बिल्डिंग के फील्ड में या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड में 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। यूनिट 2 एक्स्ट्रा आपका क्या एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें इंस्टीट्यूट और नहीं, इसके लिए नहीं चाहिए, BE बीटेक इसके लिए नहीं चाहिए, मतलब MES में ही खाली चाहिए होता है, तो ये ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समझ आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। A to Z में यहाँ पे बता दिया डियर, काफ़ी टाइम से एक्सप्लेनेशन करके हर एक चीज़। फिर भी कोई डाउट है, और जैसे मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग क्लासेस तो चला ही रहे हैं, कोर्स में वहाँ पे सारे चीज़ों को डाल दूंगा, प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, आप सर्च मार लेना भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय उत्तम सर, या फिर उत्तम सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये अच्छा रहेगा, उत्तम सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, या फिर आप सर्च भी मारिएगा तो ये सभी चीज़ आपको रैंक करने लगेगा, देख को ना मिल जाएगा। चलिए डियर, आई होप सो कि ये सेशन आप लोग को पसंद लगा होगा, कोर्सेस वगैरह आप लोग के लिए आ ही रहा है, अभी और आपको गाइडेंस सीरीज मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी और गाइड लेके चले आप लोग के लिए, गाइड के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।